नमस्कार, आप देख रहे हैं C24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। माकड़ौन तहसील के वायरल वीडियो की हकीकत। हत्या के मामले में गवाही देना इतना महंगा पड़ा कि आरोपी अब पूरे परिवार को कर रहे हैं प्रताड़ित। विगत दिनों जिले की माकड़ौन तहसील के ग्राम तांडा का महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की हकीकत और कुछ है, जिसे हम दर्शकों को बता रहे हैं। गुरुवार को ग्राम तांडा में जगदीश गुर्जर, उनके भाई शिवलाल व उनके घर की महिलाएं खेत में काम कर रही थी। जब ही पास के गांव अहिल्या बावड़ी कपेली के गोपाल सिंह उनके खेत में बकरी लेकर चराने आया, जिसे खेत में खड़ी गेहूं से फसल से बकरी हटाने का बोला तो गोपाल ने बकरी न हटाते हुए कहा कि तुझसे बने वह कर ले, बकरी तो यहीं चराऊंगा। वह अपनी पत्नी लाड़ कुंवर व 2 बेटियों को बुला लिया। आकर चारों ने जगदीश व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर से हमला कर दिया। बीच बचाव में जगदीश की पत्नी पर आरोपी गोपाल की पत्नी लाड़ कुंवर ने दराता गले पर अड़ा दिया। वो अपनी बेटियों के साथ मारपीट कर दी, जिससे आत्मरक्षा में डंडे का प्रयोग कर जान छुड़वाई। जो वीडियो गोपाल की बेटियों द्वारा बनाया गया वह वीडियो से छेड़छाड़ कर एडिट कर वायरल किया गया, वह पूरा वायरल नहीं किया गया। गोपाल व उसके परिवार से जगदीश का जमीन विवाद को लेकर पुराना मामला चला आ रहा है, जिसमें खसरा क्रमांक 1461/1, 1461/3/2, 1462 का विवाद जो कोर्ट में है, वह जगदीश के बड़े भाई हुक्म सिंह गोपाल के परिवार में काका की हुई हत्या के मुख्य गवाह हैं, जिससे वह रंजिश रखते हैं। वह जमानत पर आए हैं। जब से ही लगातार हुक्म सिंह के परिवार पर झूठे आरोप लगाकर विवाद करते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत है, क्योंकि गोपाल व उसके घर वालों के द्वारा झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। गोपाल के पक्ष में मोगिया समाज के द्वारा उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया, जिसके बाद गुर्जर समाज में चर्चा का दौर जारी है। किसी भी दिन गुर्जर भी घेराव कर सकता है, क्योंकि जगदीश के परिवार के युवाओं पर झूठे केस से भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। क्या घटनाक्रम था पूरा? सर, घटनाक्रम क्या, उनसे मेरा पुराना विवाद चल रहा है। मैंने इनकी गवाही दी थी, इन्होंने इनका काका का मर्डर कर दिया था। तो वो एक भाई जेल में रह के छूट के आ गया, 2 भाई हैं तो अभी जमानत पे, पैरोल पे। तो ये छूट के आ गए। जब से ये मुझसे मतलब विवाद करे हुए मेरी ज़मीन है आसपास, तो ये प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब ढोर बकरी अगर खेत में चराते हैं, सोयाबीन काट लेते हैं, कहते नहीं है। और मैं बोलने में जाते हैं, हमारे नौकर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। और वो अनुसूचित जाति से आती है, महिलाओं को आगे करते हैं। वो बोले कि तुम्हारे ऊपर FIR दे, तो ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। आपका झूठा नाम भी आया है FIR में? आप यहाँ पर थे? मैं यहाँ पर था नहीं, वो FIR अभी लड़ी हुई, उसमें तो मैं बाहर था, मैं सारापुर, और मेरा झूठा नाम उसमें लिखा गया, वही पुरानी अंजिश के कारण। आपका नाम क्या है? हुक्म सिंह। भैया, क्या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, घटनाक्रम क्या है पूरा, क्या है पूरा मामला? सर, वो ये है कि जैसे एक ज़मीन का पुराना विवाद है परिवार से, तो उसके आगे हमारी ज़मीन 1 किलोमीटर आगे। तो सर, वो आए दिन हमारी ज़मीन में, उनके विवाद के कारण आए दिन हमारी ज़मीन में वो बकरी चराते हैं, नुकसान करते हैं। हमारे पापा वगैरह बोलने जाते हैं तो वो उनके ऊपर जैसे ये गाली गुप्ता देते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। अभी परसों नरसों के दिन भी जैसे पापा बोलने गए तो वो उनकी वाइफ गोपाल सिंह जी की, वो डायरेक्ट पापा के ऊपर बोला, तेरे को मैं दिखाती हूँ। और उनके ऊपर वो जो दातला रहता ना, उससे उनने ये करा। तो पापा ने उनका हाथ पकड़ उनको बोल दिया कि बोला, आप घर जाओ, ये हमारी ज़मीन में आप क्यों आओ। तो वो चली गई और वहाँ से वो और उनके घर के और उनकी 2 लड़कियाँ वाई और पापा के ऊपर मतलब उनने हमला करा। तो हमला करने में पापा ने बात बचाव करा। फिर इधर से बड़े पापा भी थे, तो वो गए तो उनने छुड़ाया। तो उनने सर वीडियो मतलब ऐसी बनाई, काट के कटिंग कर के वीडियो बनाई उनने। और उनके ऊपर जो हमला करा उनने वो चीज़ दर्शाई नहीं। उनके ऊपर जो मतलब उनने ऐसी चीज़ बताई जिनमें वो गलत है ही नहीं। उनने जो हमारे ऊपर जैसे मेरे मम्मी का भी जैसे गला दबाया, तो उनने वो चीज़ें उनने वो बताई नहीं। उनने वीडियो कटिंग कर के बनाई। तो और मैं जैसे वो मेरे साथ पड़ी हुई, तो मैं गया कि जैसे उस टाइम पे विवाद स्टार्ट हुआ था, ये लोग आए थे, तो मैंने बोला कि भाई यार, अपन साथ में पड़े और अपन ये चीज़ें नहीं करें, अपन तू आ गया तब ठीक है, जो विवाद है वो ख़त्म करो। तो उनने सर जो एक वीडियो डाला, मेरा भी है, मेरा उसमें सर वीडियो म्यूट है, मतलब मेरी आवाज़ म्यूट है, जो मैं उसमें समझा रहा हूँ। मैंने कोई भी मतलब कहीं ऐसा विवाद भी नहीं हुआ, मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ म्यूट कर रख दी उनने। तो सर यही है। और उसके बाद में फिर अभी सर मेरा भी झूठा जैसे नाम उनने लिया और अपने ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये मौके पे, मैं तो ये मोगिया समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मौके पे आए और जो सारी चीज़ें वो देखें
कि वास्तविकता क्या है। जब हमारी ज़मीन है 1 किलोमीटर आगे तक, मतलब वहाँ से उनके घर से 1 किलोमीटर दूर हमारी ज़मीन है, तो वहाँ पे आके वो सब चीज़ें क्लियर करे, वो लोग देखे कि वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है। वहाँ से जैसे ये उठा रहे कि इनने मारपीट करी। किस प्रकार से जांच करवाएं? सर मैं वीडियो में इस प्रकार से कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आवाज़ म्यूट है, वो वीडियो जो वायरल करा उनने, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो में वास्तविकता जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुने, वो तो देखा है कि मैं समझा रहा हूँ, वो चीज़ें कहीं भी नहीं है। फिर वो जैसे हमारे ऊपर ये जो हमला करा फिर झूठी, और अभी भी मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये मेरे घर पे आता है, कट्टा चला के चला जाता है, जबकि मैं कहीं भी नहीं, मैं आज तक नहीं गया उधर, और मेरे घर के लोग भी कहीं भी नहीं, मतलब वहीं रहते, और वो प्रताड़ित वो करते और झूठा नाम भी हमारा लेते हैं। मेरा नाम अजय है। उज्जैन आए तिब्बती लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर उत्सव मनाया। आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट पर व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार दोपहर 1 बजे तक बंद कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। सोनम जी ने बताया कि विश्व में शांति के लिए सुबह सभी ने मिलकर पूजा की एवं अपने धर्मगुरु की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तिब्बती आज़ादी के अग्रदूत परम पावन दलाई लामा जी को 1990 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी अवसर पर प्रतिवर्ष सभी तिब्बतियों द्वारा खुशी का उत्सव मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के पश्चात दुनिया भर में 1948 से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाती है। तिब्बती मार्केट के अध्यक्ष डोलकर जी ने सभी का आभार माना। निवासी को आज हमारे तिब्बत वुलन मार्केट जो आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहा है, क्योंकि हमारा एक तरफ से विश्व अंतर्राष्ट्रीय ये है मानव अधिकारी दिवस, और दूसरा हमारे आज 1989 में हमारे परम पावन गुरु दलाई लामा जी को 1989 के आज दिसंबर 10 को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस खुशी पे हम लोग जो सुबह 8 बजे से आज पूजा और हमारे गुरु की लंबी उम्र और विश्व शांति के लिए पूजा, और हमारे दलाई लामा जी की लंबी उम्र के लिए हम पूजा किया, और हम लोग एक दूसरे को उत्सव मनाया, जैसे कि मिठाई वगैरह हम एक दूसरे को बांधकर हम आज उत्सव मानते हैं। ये अभी 1989 से जब से हमारे दलाई लामा जी को नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसी दिन से हम आज 10 दिसंबर को जो है हर साल हमारे विश्व में जितना हमारे तिब्बती के भाई बहनों हैं सब जो है आज दिन जो है खुशी मनाते हैं हम लोग। और सर्दी में आते हैं अक्टूबर 1 से लेकर हम जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक रहते हैं। हर साल आते हैं 3-3.5 महीने के लिए आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनम। इंदौर से अपने परिवार के साथ उज्जैन दर्शन और मेला घूमने के लिए आए युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर लिखने की बजाय 2-3 घंटे घुमाया, फिर आवेदन लेकर जांच शुरू की। इंदौर में रहने वाले शंकरलाल राठौर अपने परिवार के साथ उज्जैन देव दर्शन करने के लिए आए थे। वह मेला घूमने के बाद रामघाट पर रुके हुए थे, तभी अज्ञात बदमाश उनके पास पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वह यह पूरा मामला समझ पाते इतने में एक युवक ने उनसे मोबाइल छीन लिया और वहां से आरोपी भाग निकले। शंकरलाल ने बताया कि जब वे महाकाल थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 2-3 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे। फिर बहुत देर होने के बाद उन्होंने आवेदन लिया और कहा कि हम इसमें जांच करेंगे। शंकरलाल ने बताया कि वह इंदौर में पीटीएस में रहते हैं और उनकी बेटी पुलिस में है। अब जब पुलिस में बेटी होने के बावजूद ही परिवार को इतना भटकना पड़ रहा है तो आम आदमी की क्या स्थिति बन रही होगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से मैं आया था डीआरपी लाइन। मेरी बेटी यहाँ पे पुलिस में है, तो उनको बच्चों को मेरे परिवार वालों को मेरी गाड़ी में लेके आया था। सबको मेला वाला दिखाया, माता जी के दर्शन करे मंदिर पे भोलेनाथ के। वो एक जगह परिवार में शिफ्ट होकर सो गए और मैं वहाँ बैठा बैठा गाड़ी में खाना खा रहा था। खाना खाया 2-3 जने आए और एकदम छीना छानी करने लगे, बैग छीनने लगे और मैंने रोका तो फिर वो मेरे को मारने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। रामघाट के वहाँ सामने खड़ा था, नीचे रामघाट के वहाँ। क्या नाम है आपका? शंकरलाल राठौर। कहाँ के रहने वाले? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर। गया था रिपोर्ट लिखने, तो 2-3 घंटे इधर उधर परेशान होता रहा और फिर उन्होंने आवेदन लिखा, बस कुछ नहीं लिखा। हाँ महाकाल थाने। शहर में डॉग बाइट बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिनों में 200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इस साल अब तक 6,342 लोगों को स्ट्रीट डॉग काट चुके हैं। शहर में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
ठंड का आगमन और नगर निगम की लापरवाही से डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों में अब तक 246 डॉग बाइट के मामले सिर्फ जिला अस्पताल में दर्ज हुए हैं। रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा ही रहती है। इस साल अब तक कुल 6342 डॉग बाइट के मामले जिला अस्पताल में घूमने वाले कुत्तों को समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण वह आने वाले लोगों को हमला कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह लेकर इसमें किस तरह का सुधार किया जाता है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब डॉग हमला करता है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और यह कारण है कि वह और तीव्र गति से भागने वाले पर हमला करता है और गंभीर दुर्घटना घट जाती है। लगभग कई बार ऐसी घटनाएं सीसीटीवी के माध्यम से भी हमें देखने को मिलती है। डॉग बाइट से पूरा शहर परेशान है, लेकिन डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारी मरीज का उपचार कर निभा ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार इस पर कब ध्यान देंगे यह तो वही जानते हैं। देखिए, हमारे जिला अस्पताल में हमारा जिला अस्पताल जो एक संभागीय अस्पताल है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ से हमारे ज़िले के समस्त ज़िले के पेशेंट वगैरह अक्सर यहीं पर आते हैं। और हमने यहाँ पर ARV का एक अलग से विंग बनाया हुआ है, रेबीज़ का एक अलग से विंग बनाया हुआ है। जो भी पालतू जानवर या जंगली जानवर काटते हैं तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे आते हैं। तो महीने में लगभग हम ARV वैक्सीन जो है लगभग 2000 से 2500 वैक्सीन लगाते हैं। और अभी पिछले 10 दिनों में अगर हम ट्रेंड देखें तो 10 दिनों में हम लगभग 200 से 250 इंजेक्शन और लगा चुके हैं। तो अभी विगत 5-6 7-8 दिनों से केसेस थोड़े से बड़े हैं। न्यू केसेस की यदि हम बात करें तो एक दिन में हमारे पास में लगभग 45 से 50 केसेस रोज़ आ रहे हैं। अब चूँकि एक व्यक्ति को यदि एक बार डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है तो उसको 4 या 5 बार आना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोजिंग भी ऐसा रहता है कि जिस दिन काटता है उस दिन, उसके 3 दिन बाद, उसके 7 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद। तो अक्सर देखने में आया कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, तो वो तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पर स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए आम जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सजग रहें। और अभी ठंड के मौसम में वैसे भी क्या है कि डॉग बाइट के केसेस जनरली बढ़ते हैं। अब उसके रीज़न मल्टीपल हैं। अभी हमने डॉग लवर सोसाइटी से भी बात करी थी, वो भी 1-2 दिन पहले हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे भी कुछ सजेशन लिया था। तो इस बारे में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया है और नगर निगम से भी हमने अवगत कराया, नगर निगम को भी अवगत कराया है कि कम से कम डॉग हाउसेस वगैरह बनवाए जाएँ या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी करवाए जाएँ। क्योंकि अभी आप देखेंगे गली कूचों में, शहर में, मेन स्ट्रीट में भी डॉग ही डॉग दिखते हैं। हो सकता है शायद उनका खाना पीना बराबर नहीं हो पाता हो, या मतलब मल्टीपल रीज़न है इस चीज़ में। तो मैं कहूँगा कि पोस्ट एक्सपोजर में सभी लोगों को रेबीज़ से अवेयर होने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। और हमारे जिला अस्पताल में सब फ्री ऑफ कॉस्ट एंटी रेबीज़ वैक्सीन, और अगर कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उसके लिए एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी फ्रीली अवेलेबल है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। शिवमय होगी शिव की नगरी, सोमवार को निकलेगी राजाधिराज की शाही सवारी। महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक मार्गशीर्ष माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में मार्गशीर्ष माह की दूसरी व शाही सवारी सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेगी। भगवान श्री महाकालेश्वर श्री मनमहेश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सिंहस्थ से पहले उज्जैन इंदौर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चल सकती है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद इंदौर के सांसद ने यह घोषणा की है।
सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन इंदौर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चल सकती है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि क्षेत्र की रेल सुविधाओं में विस्तार के सिलसिले में उन्होंने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की। सांसद लालवानी ने उज्जैन इंदौर के बीच का सफर अब और आसान होने वाला है। दोनों शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। इस विषय में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया। सांसद का कहना है कि रेल मंत्री वैष्णव ने इसके लिए सहमति दे दी है। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन की सौगात के बाद उज्जैन इंदौर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन मिलना बड़ी उपलब्धि होगी। इससे दोनों शहरों में आने वाले कर्मचारियों, छात्रों तथा आम नागरिकों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के दौरान यातायात के दबाव को कम करने में इस ट्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आज माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने इंदौर की जनता को बधाई दी कि इंदौर की जनता ने 9 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने हैं। और सौगात के रूप में जब उनसे मैंने निवेदन किया कि हमें एक सौगात चाहिए आने वाले समय में उज्जैन में 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो यातायात का दबाव होने वाला है उसके लिए मेट्रो वंदे भारत ट्रेन इंदौर से उज्जैन शटल के रूप में चलेगी और ये ट्रेन आने वाले सिंहस्थ में जो यातायात का दबाव है वो कम होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेट्रो वंदे भारत इंदौर उज्जैन को मिलने जा रही है और मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर इंदौर और इंदौर के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई, उसमें किस प्रकार से गति लाई जाए, इंदौर मनमाड़ के बारे में भी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में इंदौर को रेलवे मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही है। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जिन्होंने इंदौर को इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिए हैं। वंदे मेट्रो 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलेगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस का कम दूरी का ही वर्जन है। इस ट्रेन में मेट्रो की तरह ही 8 कोच होंगे। सामान्य वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच होते हैं। ट्रेन एक रूट पर दिन में 4 से 5 बार चलेगी। यह ट्रेन यात्रियों को रैपिड शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी। यात्री वर्ल्ड क्लास परिवहन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इंडियन ऑयल गैस प्लांट घटिया में 8 वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो गई है। तहसील मुख्यालय स्थित घटिया में इंडियन ऑयल गैस प्लांट घटिया में कार्य करने वाले कर्मचारी दिलीप पिता नारायण सिंह परमार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम घोंसला गैस प्लांट से अपना कार्य पूरा करने के बाद शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने घर घोंसला जा रहे थे। इसी दौरान घटिया घोंसला के बीच नाकोड़ा पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना होने के कारण दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद गांव के ग्रामीणों ने इंडियन ऑयल गैस प्लांट के अधिकारियों से बात करते हुए ग्रामीण ने मृतक परिजनों को मुआवजा और बीमा राशि दिलाने की मांग को लेकर गैस प्लांट के मुख्य द्वार के बाहर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने हंगामे के करीब 1 घंटे बाद जिम्मेदार अधिकारियों में एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार प्रकाश परिहार, थाना प्रभारी आनंद भाभोर सहित अन्य पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और गैस प्लांट के जिम्मेदारी अधिकारियों से चर्चा कर समझाइश मिलने के बाद ग्रामीणों का हंगामा खत्म हुआ। इसके तुरंत बाद ही गैस प्लांट के ठेकेदार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एसडीएम रंजना पाटीदार द्वारा शासन की संबल योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। बताएं बाबूजी, आप अंदर गए थे गैस प्लांट में, आपके सुपुत्र जो है दिलीप की एक निर्मम दुर्घटना कारण मौत हुई है। क्या है पूरा मामला और क्या आपको गैस प्लांट की तरफ से समझाइश मिली है? गैस प्लांट में एसडीएम साहब जो थे उन्होंने बोला कि जो भी वो जो योजना है शासन की वो पूरी मैं दिलूँगा, आज नहीं तो कल भले में आ जाना, तुम बच्चे का पहला अंतिम संस्कार कीजिए, उसके बाद में मेरे पास आ जाइए, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। अंदर आप गए थे? हाँ, जो भी बीमा गैस प्लांट के जो अधिकारी है उनने क्या आश्वासन आपको दिया? मैडम हमारे पास जो भी पैसा कटा हुआ है उसका पीएफ का हिसाब से वो जो भी मिलेगा पूरी सहायता देगा। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नारायण सिंह परमार। दिलीप क्या लगते थे आपके? बेटा था मेरा। बताएं मैडम, एक डेथ हुई थी जो इंडियन ऑयल गैस प्लांट में कर्मचारी काम करते थे, वो दुर्घटना के कारण उनकी रात को कहीं डेथ हुई थी। क्या है पूरा मामला और किस कारण से उनकी डेथ है और क्या सहायता गैस प्लांट की तरफ से उनको मिलेगी? जी, कल रात्रि में दुर्घटना में
एक जो इनके एम्प्लॉय थे गैस प्लांट के, उनकी डेथ हो गई है। उसके संबंध में उनके परिजन आज गैस प्लांट पर उपस्थित हुए थे, तो हमने प्रबंधन से चर्चा की है। उनकी तरफ से 2 लाख रुपए, उसके अतिरिक्त जो PF वगैरह कटा है वो लीगली उनको मिलेगा, जो इंश्योरेंस है उसका उनको लाभ मिलेगा, वो साथ ही उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। शासकीय योजना में कौन सी योजना का लाभ मिलना? अगर उनका संबल में रजिस्ट्रेशन है तो उसमें उनको लाभ मिलेगा, और अगर अज्ञात वाहन से दुर्घटना है तो उसमें भी कुछ राशि शासन की ओर से मिलती है, वो दोनों लाभ उनको प्रदान किए जाएंगे। अभी यार जो बाहर जो मिले थे अभी हमसे, उनसे जब हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने अभी ये बताया था कि पेंशन ऑफिस आज शनिवार होने के कारण बंद है, तो उससे हमें ये पता नहीं लग पाया है कि इनकी पेंशन जो है ये जो PF जो है वो कटता था कि नहीं कटता। ट्रांसपोर्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया है, वो जो भी होगा चेक करके और कंफर्म कर देंगे इनको, और बाकी 2 लाख रुपए तो वो दे ही रहे हैं। विश्व एड्स नियंत्रण पखवाड़ा में लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए टावर पर मानव श्रृंखला बनाकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक पिपल जिला उज्जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्व एड्स पखवाड़ा के अंतर्गत जिला स्तरीय जन जागरूकता हेतु टावर चौक जिला उज्जैन में शासन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक पिपल के मार्गदर्शन में टावर चौक जिला उज्जैन में मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SK सिंह, जिला TB नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर रेणुका डामोर, सिविल हॉस्पिटल माधवनगर प्रभारी डॉक्टर HP सोनालिया एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। मीडिया से चर्चा में बताया गया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स की रोकथाम हेतु हमें अपने क्षेत्र में लोगों को HIV एड्स के बारे में जागरूकता करना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं को एवं मरीजों को HIV जांच अवश्य करवाना चाहिए। युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। HIV संक्रमित व्यक्ति को छूने से, उसके साथ रहने से, साथ ही खाना खाने से, मच्छर काटने से, छींकने व रहने से संक्रमण नहीं फैलता है। इसलिए HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं हो। बाकी है उज्जैन या दूसरी जगहों में देखें हम इसको जो अभी मैडम ने बताया, हमारी DPO मैडम ने एड्स को लेकर बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी कर रहे हैं मैडम। वो पूरा पखवाड़ा, पूरा 15 दिन ये कार्यक्रम चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ उज्जैन में जो इतना कार्यक्रम हो रहे हैं जी। पहले भी होते रहे, पर अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आगे भी ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, जिससे कि वो अपने टेस्ट कराएं, जिससे किसी की डेथ नहीं हो, दवाई खाए ताकि वो स्वस्थ हो सके। तो इस बार हम बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। जा रही सर हम एड्स के अवेयरनेस के लिए ज़िले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विश्व एड्स पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज हमने मैराथन दौड़ का आयोजन किया था जी। और जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये मैराथन दौड़ रखी गई थी। और मैं अपने विभाग की ओर से विश्व में सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और एड्स फ्री विश्व की परिकल्पना को साकार देखना चाहता हूँ। थैंक्स। जागरूकता फैलाई जा रही है पूरे उज्जैन में। जन जागरूकता हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। हमारा 2020 तक का टारगेट है 95 जी। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा लोग अपने HIV स्टेटस को जानेंगे, अवेयरनेस फैलाना और उतना ही उनको ऑन ट्रीटमेंट लेके आना, ये हमारा टारगेट है। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता एकजुट होकर काम करें, यही हमारी कामना है। भारतीय ज्ञानपीठ में आयोजित पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के 5वें दिवस में वक्ताओं ने कहा कि विविधता में एकता के प्रतीक हमारे संविधान में संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। भारतीय ज्ञानपीठ में आयोजित कर्म योगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा और पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के 5वें दिवस पर वक्ता के रूप में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंबई के श्री GD पारिक और पूर्व जिला न्यायाधीश उज्जैन शशि मोहन श्रीवास्तव के व्याख्यान हुए। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंबई से GD पारिक ने भारतीय संविधान में परिवर्तन की संभावना विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान समिति के सभी सदस्य विधानसभा से चुनकर आए थे। किसी व्यक्ति विशेष ने उन्हें नहीं चुना था। संविधान बनाते समय हर खंड पर बहुत चर्चाएं हुई।
महीनों तक मंथन किया गया और विचार के बाद जो मसौदा तैयार हुआ उसे डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में निर्णायक रूप दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर भी जनता द्वारा चुनकर आए थे। इस संविधान में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। सानिध्य मिला है पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री GD पारिक सर का, जो कि संविधान में परिवर्तन की संभावना विषय पर आज व्याख्यान देकर एक विचार ज्योति हमारे मन में प्रज्वलित करने वाले हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान समिति ने संविधान बनाते समय विश्व के सभी उपलब्ध संविधानों का अध्ययन किया और उसके पश्चात हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। समिति के कई सदस्यों का मानना था कि भविष्य में संविधान में बदलाव की संभावना नहीं रखी जाए, किंतु नेहरू जी ने कहा कि यदि इस तरह का संविधान बन जाता है तो यह देशवासियों के हित में नहीं होगा। इसलिए संविधान में समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार संशोधन का लचीलापन होना आवश्यक है। अनुच्छेद 368 में अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की संभावना रखी गई, किंतु संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन संभव नहीं है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, जो भारत के हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और उज्जैन में निवास करते थे, उनकी स्मृति में आदरणीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ द्वारा 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई। व्याख्यानमाला को सुनने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा, एडवोकेट भूपेंद्र सेंगर, एडवोकेट प्रदीप गोस्वामी, एडवोकेट मुकेश ठाकुर, एडवोकेट रशीदुद्दीन, डॉक्टर रफीक नागौरी, डॉक्टर रमाकांत नागर, सुश्री शीला व्यास, डॉक्टर स्मिता देराश्री, श्री सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में बौद्धिक जन और पत्रकार गण उपस्थित थे। संचालन संस्था डायरेक्टर श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ ने किया। एक विशेष प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया, उसमें संविधान के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों को में उस विधेयक को, जिसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाएगा, प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई और संसद के जिस सदन में भी वो प्रस्तुत होगा, उस सदन के 50% से अधिक बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पारित करना आवश्यक होगा। तो ये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई, उसके आलोक में संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि वो संशोधन किया ही नहीं जा सके। कुछ ऐसे मामलों में जिनका संबंध राज्यों से भी है, उस संबंध में भी संशोधन किया जाता है, तो राज्यों के से भी उसमें, राज्यों की विधानसभा से भी उसमें समर्थन की आवश्यकता निश्चित की गई है। तो समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था की गई। संशोधन ही परिवर्तन भी कह सकते हैं, संशोधन को भी परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन संविधान में मूल रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सबसे पहले 1967 का नहीं चुन पे आए तो उनके लिए री-इलेक्शन करना पड़ा। मतलब ये संविधान समिति के जो मेंबर थे, उनको लोगों ने चुना था। वो इनडायरेक्टली दे आर रिप्रेजेंटिंग टू द पीपल्स ऑफ इंडिया। संविधान के हर खंड पर महीनों तक मंथन हुआ, लगातार चर्चा हुई, पूरे 3 साल वो काम कर रहे थे। नाउ द डिबेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इन 7 वॉल्यूम्स। उसके अपनों को अंदाज आएगा कि किस तरह से संविधान का काम चल रहा था। सभी बातों पर विचार करने के बाद मौजूदा कमेटी ने मौजूदा बनाया और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मौजूदा को निर्णायक रूप दिया गया। इसमें पूर्ण उपचार के बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक गणराज्य उनको शामिल किया गया। मतलब यह है कि समिति के सभासदों ने कुछ शब्दों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, लोकतांत्रिक गणराज्य की समय के अर्थ शर्त थी, वो उस शब्दों की विशिष्ट परिभाषा थी। अभी हम मौजूदा संविधान में
जताई गई आपत्ति के बारे में सोचेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेन ऑब्जेक्शन ये रहा कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के अंश अधिकतर उसमें शामिल किए हैं और इसलिए वो कॉलोनियल लीगेसी है। उसके बारे में खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 नवंबर 1948 के स्पीच में ये स्पष्ट किया कि 35 के एक्ट के जो प्रावधान अपने संविधान में शामिल किया है, उसका मेन उद्देश्य था कि दिस इज मेनली फॉर द मिस्टर आयरन मैन ऑफ उज्जैन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के करीब 105 बॉडी बिल्डरों ने टीबी, पाउच और नशे की लत से दूर रहने का संदेश युवाओं को दिया। उज्जैन में प्रतिवर्ष जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और आयरन जिम द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की स्मृति में मिस्टर आयरन मैन ऑफ द उज्जैन का आयोजन किया जा रहा है। करीब 32 वर्षों से यह आयोजन उज्जैन के एरिना ग्राउंड पर आयोजित होता है। इस वर्ष करीब 105 बॉडी बिल्डरों ने अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन संगीत की धुनों पर किया। विशेष तौर पर 22 तारीख को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए आकर्षक प्रस्तुति राम जी की धुनों पर दी गई। इसके साथ ही कई प्रतियोगियों ने अलग अलग गीत संगीतों पर अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 32वीं जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग 4th मैन फिजिक चैंपियनशिप 2023 में जिले के 105 बॉडी बिल्डरों ने राष्ट्रीय अस्मिता और राम जी की धुनों पर बॉडी बिल्डरों ने थिरक कर कई संदेश दिए। आयोजक शैलेंद्र व्यास ने बताया कि चैंपियन को 11,000 कैश प्राइज और आयरन ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बेस्ट प्रोजर का पुरस्कार भी विजेताओं को दिया गया। संगीत की धुन पर थिरकते हुए राष्ट्रीय धुनों पर और हमारी अस्मिता की धुनों पर, राम की धुनों पर आज शरीर साधकों ने संगीत की धुन पर थिरकते हुए मांसपेशियों का बेहद शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया। आयरन जिम और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन राज्य शरीर सौष्ठव संस्था का आयोजन का 34वां वर्ष है। हम युवा तरुणाई को व्यायाम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। टीवी, पाउच और नशे की संस्कृति से दूर रहने का संदेश भी हमारे युवा तरुणाई ने यहाँ पर दिया और लगभग 105 खिलाड़ियों ने इसमें सहभागिता प्रदान की और जो चैंपियन रहा उसे 11,000 रुपये का कैश प्राइज और साथ में मिस्टर आयरन मैन ट्रॉफी से नवाजा गया। बेस्ट पोजर का भी पुरस्कार दिया गया और हमारी दर्शक देवों ने आज की शानदार खेल दावत का लुत्फ उठाया। यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स राम की धुन पर भी थिरके थे। राम की धुन पर थिरकते हुए अयोध्या में जो 22 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका अभी से आगाज़ किया। सबको निमंत्रण दिया कि वे 22 तारीख को अयोध्या में पहुँचे। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा सम्मान है, राम जी हमारे आदर्श हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वामी मुस्कुराए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।